1956 में जब अरिया रोड ट्रेन दुर्घटना में लाल बहादुर शास्त्री ने अपने मंत्रालय से इस्तीफा दिया तो उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये इस्तीफा गलती की वजह से नहीं, संविधान की मर्यादा तय करने के लिए दिया गया, जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगा। लेकिन जुलाई 2026 में दिल्ली के बीचों बीच जो कुछ हुआ उसके पीछे बिल्कुल कहानी उल्टा दिख रहा है। जहां एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पेपर लीक की नया जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लेकिन जनता में बड़े आक्रोश को बस ठंडा करने के लिए दिया गया था। गलती का एहसास कहीं किसी को महसूस नहीं हुआ। जंतर मंतर की कहानी प्रधान के इस्तीफे, एंटी पेपर लीक बिल और एजुकेशन रिफॉर्म के कमिटमेंट के साथ खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे चल रही राजनीति षड्यंत्र का खेल कुछ और ही बयान कर रहा था। किसी और लेवल पे यहाँ काम हो रहा था। आप ये सोच के बताओ मुझे कि मोदी सरकार ने इतनी आसानी से अपनी गलती कैसे मान ली, या कैसी की बात कैसे मान ली। 12 सालों में एक मंत्री ने रेजिग्नेशन नहीं दिया। किसानों ने अपनी बात मनवाने के लिए, अपने हक के लिए 1 साल से ज़्यादा दिल्ली के बॉर्डर पे धरना देना पड़ा। रेस्लर को आज तक न्याय नहीं मिला। कोर्ट ने तो ब्रजभूषण को निर्दोष पा लिया है। और CAA प्रोटेस्टर के साथ क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। उनमें भाग लेने वाले कई लोग जेल में सड़ रहे हैं बिना किसी ट्रायल के। तो फिर सरकार कॉकरोचों के सामने इतनी जल्दी झुक कैसे गई? 50 दिनों के अंदर अंदर आंदोलन शुरू होकर खत्म हो जाता है। ये बात बहुत लोगों को हजम नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। या तो जैन जी के पास अपार शक्ति है जिसके सामने मोदी सरकार झुक जाती है, या फिर सरकार जैसे तैसे प्रोटेस्ट को खत्म करना चाहती थी, उससे छुटकारा पाना चाहती थी, जिससे जरूरी चीज़ों पर फोकस किया जा सके। और क्या है ये जरूरी चीज़ें? सत्ता, पावर, कुर्सी का खेल। 24 महीने पहले याद कीजिए, बीजेपी सारा मसल मनी हिंदू मुस्लिम करने के बाद हार के बहुत करीब आ गई थी इलेक्शन में। ये बात वो भूलती नहीं है। बीते 2 सालों में बीजेपी इलेक्शन के परिणाम बदलने के लिए बहुत सारा काम किया है। नतीजे के रूलिंग पार्टी के विपक्ष के 33 चुने हुए सांसद को अपनी तरफ कर लिया है। यानी बिना इलेक्शन के बीजेपी के कैंप के 33 सीट बढ़ चुके हैं। एनडीए के लोकसभा में आप सांसद 293 से बढ़कर 318 तक हो चुके हैं, यानी प्लस 25 सीट। और राज्यसभा में 106 से 113 यानी कि 7 सीटें राज्यसभा में बढ़ चुकी है। ऐसा चलता रहा तो लगता है कुछ ही महीनों में बीजेपी और एनडीए सब अलायंस मिलाकर 2/3 बहुमत तक पहुंच सकते हैं। और अगर ये आंकड़ा पार हो जाता है तो बीजेपी अपना असली दाव, असली खेल खेलेगा। और वो मास्टर स्ट्रोक है कि देश का पूरा नक्शा, देश का पूरा संविधान और इस देश की चुनाव प्रक्रिया को हमेशा हमेशा के लिए बदला जा सकता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, और ये पहला अवेयरनेस नहीं है, समझाता हूँ कैसे। 17 अप्रैल 2026 संसद के अंदर अंडर 30 मिल पर वोटिंग होती है। सरकार को चाहिए कि 352 वोट मिलते हैं तो 298 है। मोदी सरकार 54 वोट से हार जाती है, मुँह की खानी पड़ती है। लेकिन इस हार के ठीक 90 दिनों बाद जब मानसून सत्र शुरू होता है तो पर्दे के पीछे एक ऐसा सियासी सौदा पूरा हो चुका होता है जिसकी आहट तक हमने अपने लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं देखा न सुना। क्या बीजेपी सरकार महिला आरक्षण के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रही थी जिसमें दांवपेच लगाया जा रहा था? ये नारी शक्ति आरक्षण की मिशन का खेल रचा जा रहा था। क्यों मोदी सरकार को हर हार में 360 का आंकड़ा चाहिए लोकसभा में? और कैसे ये 360 का आंकड़ा हिंदी बेल्ट को दिल्ली की तख्त के लिए ऐसी चाबी दे देगा जो बाकी पूरे देश को किनारे करके वहाँ हमेशा के लिए एक ही पार्टी का राज कायम कर सकता है। इसलिए आज के एपिसोड में बीजेपी के जो बड़े गेम प्लान को समझते हैं। क्या आपके और मेरे वोट की कीमत दिन ब दिन कम होती जा रही है? क्यों मेन फोकस बीजेपी का इस वक्त जंतर मंतर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ऑपरेशन 360 है? अगर बीजेपी के खेल को समझना तो फिर कानून की उस किताब के उस पन्ने पर जाना होगा जहां 2 कानून आपस में टकराते हैं। साल 2023 में जब संसद में 160
अमेंडमेंट पास होता है तो पूरे देश में जश्न मनाया जाता है। नेताओं ने टीवी पर आकर कहा कि भैया हमने तो महिलाओं को लोकसभा में विधानसभा में 33% आरक्षण दे दिया है, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन उस कानून के एक छोटी सी फुटनोट में एक ऐसी शर्त लिखी थी जिसे आम जनता ने नोटिस नहीं किया था। शर्त ये थी कि महिला आरक्षण तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि देश में नई जनगणना, नया संसद नहीं होता है और साथ में डिलिमिटेड का प्रोसेस नहीं होता है। तो उसके बाद नारी शक्ति जिंदाबाद। मोदी सरकार ने सोचा कि ऐसी बुकली फेंकते हैं जिसे कोई हैंडल ही ना कर पाए, हमारा काम भी हो जाएगा। 2026 सरकार की 164 बिल आती है। कहा जाता है कि महिलाओं का हक चाहिए, हक देना है तो हमें लोकसभा की सीट 543 से बढ़ाकर 850 तक ले जाना होगा। अब यहाँ पर पहली नज़र में सरकार का जो तर्क है, कॉमन सेंस देख के लगता है, पहले लगता है कि 1971 में जब संसद में 540 सीट का आंकड़ा फ्रीज किया गया था तब देश की आबादी लगभग 55 करोड़ थी। आज 140 करोड़ है। एक सांसद 25-30 लाख लोगों पर रिप्रेजेंटेशन करता है, जबकि आइडियल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है कि एक सांसद के लिए 10 लाख लोग होने चाहिए। अब अगर सीट की संख्या 850 कर देंगे तो महिलाओं के लिए 33 आरक्षण भी मिल जाएगा और आम जनता को बेटर रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। इसमें बुरा क्या हो सकता है। लेकिन जब 70 अप्रैल 2026 को वोटिंग हुई तो विपक्ष ने बिल को खारिज कर दिया। बीजेपी ने विपक्ष को एंटी गवर्नमेंट कहा। विपक्ष का कहना है कि हमें महिला आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, आज ही लागू कर दो, इतनी ही सीट पर लागू कर दो, लेकिन आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेड का रास्ता खोलकर पूरे देश की पॉलिटिकल के एमिशन को हाईजैक नहीं होने देंगे। यूनाइटेड ऑपोजिशन के सामने मोदी की चाणक्य नीति फेल हो जाती है। फिर से सरकार अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होती है क्योंकि यहाँ आकर बसता है सबसे बड़ा संपादक पेज। सरकार को अच्छी तरीके से मालूम है कि रोजाना आम कानून पास करवाने के लिए कितने 290 भी है वोट वो काफी है, लेकिन जब आज बात आती है आरक्षण की, डिलिमिटेशन की, तो खेल बिल्कुल बदल जाता है। संविधान का आर्टिकल 81 ये तय करता है कि पार्लियामेंट में कितनी सीट होगी। आर्टिकल 82 ये तय करता है कि आबादी के हिसाब से किस राज्य को कितनी सीट मिलेगी। और जब देश की पूरी राजनीति जो नक्शा, जो चुनावी व्यवस्था है उसे आप बदलना चाहते हो तो इसके लिए आपको संविधान का आर्टिकल 368 के तहत ये सारा काम करना होगा, जिसके लिए 360 सीट प्रचंड बहुमत के लिए या टू थर्ड मेजोरिटी कह लीजिए, वो आप कुछ भी कह लीजिए, 362 वोट का होता है। पॉलिटिकल पार्टी राउंड फिगर 360 कहते हैं। मतलब सीधी भाषा में आपको समझाया जाए कि ये कोई शहर का नाम बदलने वाला कानून नहीं है। इसके लिए लोकसभा में कम से कम 360 वोट और राज्यसभा में 164 का आंकड़ा जरूरी है और सरकार इसी 360 के आंकड़े से बार बार चूक जा रही है। बिल खारिज हो जा रहा है, होम मिनिस्ट्री के कॉरिडोर में सन्नाटा छा जा रहा है और यही असली कहानी शुरू होती है। उस दौर के बाद आज से दिल्ली के बंद कमरों के पीछे एक खतरनाक दांव पेच किया जाता है। प्लानिंग की जाती है कि जिसे देखकर शायद चाणक्य भी शर्मा जाए। 1985 में एंटी डिफेंट लॉ को मंजूरी मिलती है एमपी के खरीद फरोख्त को रोकने के लिए। हालांकि ये लॉ कभी भी टोटल सक्सेस नहीं होता, लेकिन आज जो एमपी के साथ हो रहा है इस बिल के 40 साल के इतिहास में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। 33 विपक्षी सांसदों की आत्मा एक साथ जग उठती है। आत्मा की आवाज़ चीख चीख कर कहती है देश के विकास के लिए और अच्छे दिन लाने के लिए उन्हें मोदी सरकार और एनडीए को समर्थन देना चाहिए। अब कौन आया इन एमपीज के सपने में और क्यों इतने लोगों की आत्मा एक साथ पुकारने लगी आजकल? सब बीजेपी की तरफ क्यों पलायन कर रहे हैं? आइए एक एक करके ऑपरेशन 360 के फाइल के पन्नों को थोड़ा टटोलते हैं। जून 2026 बंगाल के चुनाव में टीएमसी की हार के कुछ ही हफ्तों बाद दिल्ली में सनसनी मच जाती है जब टीएमसी के 28 लोग सांसद 20 सांसद अचानक से ममता बनर्जी के खिलाफ बागी हो जाते हैं।
ऐसे राइवल ग्रुप को लीड कर रही होती है काबुली घोष दासीदार। लेकिन 20 सांसद बीजेपी ज्वाइन नहीं करते, ना मतलब कि 20 सांसद जाते हैं एक छोटी सी पेपर पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। आपने नाम नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना था। अब ये जाकर इस पार्टी के अंदर मर्जन अनाउंस करते हैं। अब भला क्यों पूछोगे, क्योंकि आया राम गया राम को रोकने का वाला कानून है। उसके पैराग्राफ 4 में ये कहा गया है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद अलग गुट बना लेते हैं तो कानून के हाथ बंध जाते हैं और उनकी कुर्सी पर कोई आंच नहीं आती है। तो इन्होंने सेपरेट ग्रुप बनाना था, तो इन लोगों ने ठीक वही काम किया। 2/3 आंकड़ा एक बार बनाया और फिर कानूनी फंदे से बचने के लिए अपना एक अलग गुट बना लिया और फिर उस गुट ने जाकर सीधे एनडीए की गोदी में अपने आप को समर्पण कर दिया। लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं की, कानून देखता रह गया और समर्थन की पर्ची दिल्ली तक पहुंच गई। लेकिन ये तो महज शुरुआत थी, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त। पश्चिम बंगाल में क्रांति लाने के ठीक 48 घंटे बाद नांदेड़, संभाजीनगर और पुणे से चार्टर फ्लाइट उड़ती है और इसमें बैठे थे सांसद। जयपुर में स्पीकर ओम बिरला से जाकर मिलते और महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की सेना के 9 लोकसभा सांसद में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के शिवसेना में शामिल हो जाते हैं। 9 में से 2/3 यानी 6 सांसद यूजी कहते रहते हैं डोंट डू मैट। लेकिन सरकार की गिनती, सरकार की मेहनत बहुत तेज है। राज्यसभा में एनडीए के पास 148 सीट है, लेकिन अप्रैल में पंजाब के आम आदमी पार्टी के 10 राज्य सांसदों ने 7 सांसद बागी होकर बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं। इसके बाद बंगाल के 3 राज्यों सांसद एसएस सुरेश, सुष्मिता देव और प्रकाश बारिक इस्तीफा देते हैं और बीजेपी के टिकट पर दोबारा अनुकूल जीत कर आगे जाते हैं। टाइमिंग तो देखिए आप, इन सभी सांसदों की आत्मा एक ही समय पर एक ही आवाज देती है और सभी सुबह उठते चाय पीते हैं और अचानक याद आता है कि मुझे तो 850 सीट डिविडेंड बिल करवानी है, चलो पार्टी बदलते हैं, देश बदलते हैं। लेकिन यही आती है संविधान की शक्ति, जिसे लिखा गया था ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बीजेपी ने सारा पैसा, सारा ईडी लगा दिया, लेकिन एनडीए के पास लोकसभा में 380 सीट है और अगर कांग्रेस ने नाराज होकर डीएमके वाले के 22 सांसद डिनोमिनेशन बिल का समर्थन कर देते हैं तो तब भी आंकड़ा 340 पार नहीं जा पा रहा है और टारगेट है 360। राज्यसभा में एनडीए कंट्रोल करता है 152 और टारगेट है 164। तो बाकी के सांसद आएंगे कहाँ से? और यहीं से शुरू होती है एक और खरीद फरोख्त की जर्नी, एक और चैप्टर, जहां शायद बीजेपी सक्सेसफुल हो ना हो। आप और मुझ पर ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम अब क्या करते हैं, इस खेल को पहचानते हैं या नहीं। नारा था अब की बार 300 पार, लेकिन 2024 इलेक्शन में 240 रह गए। लेकिन इसके बावजूद इतनी डिस्परेट क्यों है मोदी संविधान बदलने के लिए? क्यों वो शाम दाम दर्द वेद सब कुछ लगा रही है 360 का आंकड़ा पार करने के लिए? क्या बीजेपी को लगता है 2029 में उनको ये किए बिना, ये गेम खेले बिना उसका कोई चांस नहीं है? ध्यान से सुनो, मतलब तब समझ में आएगा हमारे देश में पॉलिटिक्स किस लेवल पे खेली जा रही है, मिनिस्ट्री मीडिया को कहाँ बिजी रख रही है और यूजर में माफीनामे में सरकार कहाँ खेल खेल रही है। दरअसल 1960 में इंदिरा गांधी ने और 25 साल बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा की सीट को 1971 के सेंसस के आंकड़ों पर फ्रीज रखा 500x3। क्यों किया? 2 अलग अलग पार्टी, 2 अलग अलग प्रधानमंत्री और संसद की सीट बढ़ाने से उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि अगर वो सीट बढ़ाते तो साउथ इंडिया के राज्यों के लिए ऐसा करना धोखा होता। साउथ में जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से लागू किया गया था, उन्होंने अपनी आबादी को काबू में रखा था, जबकि नॉर्थ के स्टेट फॉलो छोड़ दिया गया। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान आबादी तेजी से बढ़ती रही। वाजपेयी ने कहा था कि 2026 तक सीटों की संख्या पर रोक लगाते हैं
ताकि आबादी पर लगाम लगाने वाले राज्यों को, साउथ के स्टेट को, उनको सजा न मिले। और अब 2026 की बारी आ चुकी है और नए सेंसर और डिलिमिटेड के हिसाब से लोकसभा में 856 बन जाती है। तो अब आगे का खेल क्या होगा। और अब 2026 की बारी आ चुकी है और नए सेंसर और डिलिमिटेड के हिसाब से लोकसभा में 856 बन जाती है। तो अब आगे का खेल क्या होगा। हिंदी वेल्स की जो सीट है वो 207 से लेकर 311 तक पहुंच जाएगी। सीधा 104 सीट का जप। अगर यूपी और बिहार के आंकड़े देखो तो बहुत 200 पार कर लेंगे। पूरे साउथ इंडिया की बात करें तो 136 से बढ़कर 198 तक बन पाएगी, यानी 200 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं करेगी। हिंदी बेल्ट को साउथ इंडिया पर एटलीस्ट 36 का डायरेक्ट लीड मिल जाएगा। और अगर डिलिमिटेड पूरी तरह से किया जाता है तो अकेले हिंदी बेल्ट से 311 सीट निकल के आती है और 850 सीट पार्लियामेंट में मेजोरिटी चाहिए 425 के आसपास। अगर किसी नेशनल पार्टी के लिए हिंदी हार्ड लेट साथ में कोई जाना है तो महाराष्ट्र ले लो, वो जीत लिया तो साउथ इंडिया में एक भी सीट ना जीता तो भी काम चल जाएगा। साउथ इंडिया की राजनीतिक अहमियत इम्पोर्टेंट नेशनल लेवल पर 0/रह जाएगी। और बात सिर्फ डिमिनिशन पे ख़त्म नहीं होती है। 360 का जो नंबर है इसको मिलते ही सरकार 3 और अहम बिल पास कर सकती है। एक नेट वन इलेक्शन, बहुत बात कर चुके बीजेपी के बारे में। सरकार पूरे देश में एक ही समय पूरा का पूरा चुनाव करा देगी, एक ही बटन से सब कुछ निपट जाएगा। मकसद यहाँ साफ है कि दिल्ली की बड़ी लहर में, बड़े कैंपेन में, बड़े पैसे में पूरे देश को कवर कर लो। क्षेत्रीय दलों को जो वजूम है वो एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। रीजनल पार्टी जो पेट्रोल स्टर को दर्शाती है खत्म हो जाएगी, मास्टर स्ट्रोक। उसके बाद आता है कि 130 कॉन्स्टिट्यूशन बिल, एक ऐसा कानून है जिसमें किसी पीएम या सीएम या मिनिस्टर पर एलिगेशन हो और इस एलिगेशन के चलते वो 30 दिन जेल में रह चुका हो तो वो ऑटोमेटिकली अपने पद से हटा दिया जाएगा। अब आप सोच सकते हो कि जो पॉलिटिशियन झूठे ईडी सीबीआई केस में फंसे रहते हैं, 30 दिन अगर वो जेल चले जाते हैं बिना केस लगे, बिना ट्रायल शुरू हुए, तो हमारे देश में कितनी आम बात होती है, कितने लोगों की गलती, कितने लोगों की कुर्सी ऐसे ही चली जाएगी। और फिर नंबर 3 राज्यसभा के साथ जो किया जाएगा, लोकसभा की जो सीट 850 हो जाएगी, लेकिन राज्यसभा में सीट बढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जॉइंट सिटी होगा तो लोकसभा का दबदबा इतना बढ़ जाएगा कि राज्यसभा की पावर आधी हो जाएगी। मैंने जो कुछ भी बचे कुछ अहमियत है राज्यसभा की सेकंड बैलेंस की, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। हमारी डेमोक्रेसी एक और लेवल पर है, जिस तरीके से हम जानते हैं वो बचे ही नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये काल्पनिक नहीं है। वेस्ट मीडिया में बात करें तो इन चीज़ों के बारे में बीजेपी बोल चुकी है, ये एजेंडा पब्लिक है। असल में कहानी का आती है जो बाकी थोड़ी सीट है ये कहाँ से आएगी, 340 से 360 का ये कैसे पूरा होगा। दिल्ली के दरबार में अगला निशाना कौन होगा, कौन कौन से बड़े नेता रातों रात अपना पाला बदल सेफ आउट पहुंच जाएंगे, या उनका ऑपरेशन हो जाएगा या उनकी आत्मा जगने लगेगी। हाल ही की घटना देख लीजिए, 14 जुलाई की रात के 11 बजे एनसीपी शरद पवार फैक्शन के जयंत पाटिल और अजित पवार फैक्शन के प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की सरकारी आवास वर्षा पे मिलती है तो लगता है दिल्ली से ऑफर आया था। कहा जाता है कि शरद पवार और सुमित्रा पवार दोनों फैक्शन को बोला गया कि आप एक हो जाओ, एनडीए में आ जाओ और बदले में यूनियन कैबिनेट का सीट मिल सकता है। आप देख रहे हैं मतलब सरकार में कहाँ कहाँ लगा सकती है। हम ये कहते हैं मेहनत मत से दूर रहो। यूपी में देखिए समाजवादी पार्टी के 37 सांसद और झारखंड में चेयरमैन के ईडी और सेबी का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो बीजेपी के पास मौजूद 250 सीट का वोट बैंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी।
दिल्ली के सामने आप सोचो, स्टेट की जो आवाज़ होती है वो ओरिजिनल पार्टी उठाती है, वो कंप्लीटली ठप पड़ जाएगी, बंद हो जाएगी। आज के एपिसोड में कुछ बातें आपको बुरी लगे, कुछ खटके, कुछ कड़वी ज़रूर है, लेकिन फैक्ट्स खुद गलत बताया हो तो वो हमें बताइए। इमोशनल डैमेज का जिम्मा हमने नहीं ले रखा है। राजनीति में साम दाम दंड भेद, इसका प्रयोग तो सभी लोग करते हैं, सारी पार्टी करती है। सरकार को बिल पास कराना होता है तो आम लिस्टिंग होता है, पार्टी को प्रोटेस्ट खत्म कराना होता है, बीजेपी हो या कांग्रेस डंडे बरसा जाते हैं। लेकिन जहाँ तो एक डेमोक्रेसी देश का फंडामेंटल आर्किटेक्चर को बदला जा रहा है, वो भी पब्लिक सपोर्ट के बिना, तो सवाल तो बनता है खूनी कौन है, डेमोक्रेसी की हत्या कौन कर रहा है। 2024 के देश में जनता ने क्लियर मैंडेट दिया था, उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी को 400 नहीं 300 नहीं 240 सीट पे रोक दिया था। हाँ देखो कि सत्ता तुम चला लो, कोalition पे चलाओ, लेकिन टोटल पावर नहीं दे रहे हम तुम्हें, देश को संभालो, संविधान के दायरे में चलाओ। इसीलिए याद रखिए, एनडीए पावर में आई थी, बीजेपी पावर में नहीं आई थी। लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है, चुनाव के नतीजे बाईपास किया जा रहा है, टैक्स सैल्यूट के थ्रू सेंट्रल बजट को वेबनाइज किया जा रहा है, आम जनता के दिए गए जनादेश को डिफेक्शन और खरीद फरोख्त के जरिए बदलकर एक आर्टिकल मेजोरिटी खरीद की जा रही है। बीजेपी आज बिल पास नहीं करा रही है, वो डर, दबाव, दावपेच, दाम लगाकर हर एक जनादेश का मजाक बनाया जा रहा है, जो इस देश के नागरिकों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा आने वाले दिनों में। बीजेपी उस डेमोक्रेटिक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है जो हर 5 साल रिन्यू किया जाता है इलेक्शन से, और उसे रोकने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। मीडिया तो जय जयकार करेगी ऐसे चाणक्य नीति का और विपक्ष की आवाज़ को सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी एक तरफ महिला आरक्षण का क्रेडिट लेना चाहती है और दूसरी तरफ पीछे के दरवाजे से पूरे देश का क्रेडिट स्ट्रक्चर धज्जियां उड़ाना चाहती है। मुंह खोलता एक भी पहना जा सकता है, तो मतलब एक तरफ सबसे बड़ा आलोक लोकतंत्र डेमोक्रेसी छाती पीटना है आपको, और दूसरी तरफ संविधान की रूह को आप नोच रहे हो 360 का आंकड़ा जोड़ने के लिए। ये बात नहीं चलेगी। आपको इस्तीफा दिखाया जाएगा, आपको जुमले थमाए जाएंगे या गाली बकी जाएगी तो आपको ठेस दिखाया जाएगा, और पर्दे के पीछे आपके राज्य की आवाज़ को हमेशा के लिए दबाने की साजिश रची जाएगी। लेकिन याद रखिए, जब किसी देश में जनादेश का सौदा होता है तो नुकसान किसी पार्टी से ज़्यादा आम नागरिकों का होता है, क्योंकि कोई काउंटर बैलेंस ही नहीं रह जाती है, कोई सवाल पूछने के लिए नहीं रहता, इसीलिए बच्चे सड़क पर हमें नजर आते हैं। तो सरकार जंतर मंतर से तो पीछे हट गई है, स्टेज पेट्रोल है, मोदी जी ने माफ़ी दे दी है बच्चों को, कितने उदार हो गए हैं, कितने लिबरल हो गए, मतलब कि असली खेल कुछ और ही लेवल पे चल रहा है। ये सवाल ये है कि आप और मैं इसे पहचान रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, या मीडिया में जो माफीनामा चल रहा है बस उसे ही देख रहे हैं। सबसे पहला काम हमें करना है तो इसे रोकने के लिए, इसे डेमोक्रेटिक मदद को, तो मीडिया में जो झूठ फैलाया जा रहा है, जो इसके बारे में बातचीत नहीं हो रही है, उसे बदलना होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जितना भी हो सके इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करो, देश मतलब किसी इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करो जो देश की बात कर रहा हो, सिर्फ सरकार की छाट ना रहो। तो आप सिचुएशन बस से बदतर होने वाली हो, और सरकार 360 का आंकड़ा पार कर लेती है तो फिर बोलने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हमें ज़रूरी है कि देश की जनता जाने कि किस तरह का खेल अभी रचा जा रहा है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।